आज मैं आप सबको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने बहुत छोटी सी उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन सिखा गई हमें सुनहरे सपने देखना। लाइफ इज़ नॉट फेयर फॉर एवरीवन, लेकिन शायद वो उस लड़की के लिए कुछ ज़्यादा ही अनफेयर थी। लेकिन इस छोटी सी अनफेयर ज़िंदगी में भी उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सुनो तो खुद की में। आज की कहानी एक सच्ची कहानी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा। आज की कहानी है यहूदी एने फ्रैंक की, जिसने 1945 में महज 15 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन पीछे छोड़ गई अपनी लिखी हुई एक डायरी जो आज दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली किताबों में शामिल है। इस डायरी का 70 से भी अधिक भाषाओं में अनुवाद हो चुका है और इस डायरी का नाम है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। एने फ्रैंक की डायरी का हर पन्ना जिंदगी जीने की सीख देता है। एन फ्रैंक का जन्म 14 जून 1929 में फ्रैंकफर्ट पर्शिया, मॉडर्न डे जर्मनी में हुआ था। एने फ्रैंक की एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था मार्गरेट फ्रैंक। एने फ्रैंक की माँ का नाम एडिथ फ्रैंक था और पिता का नाम ऑटो फ्रैंक था। जब एन महज 4.5 साल की थी तब एन के पूरे परिवार को एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में शिफ्ट होना पड़ा था, क्योंकि जर्मनी पर नाजियों के तानाशाह हिटलर का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। एन अपनी डायरी में बताती हैं कि उनकी ज़िंदगी का पहला हार्ट ब्रेक तब हुआ था जब 1942 में उनकी दादी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 1933 में एन के पिता हॉलैंड चले गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि हिटलर के मंसूबे यहूदियों के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए वो बाहर जाकर रहना चाहते थे और रहने की व्यवस्था भी करना चाहते थे, ताकि वो अपने परिवार को एक सुरक्षित जीवन दे सके। तब एन के माता पिता ने एन और मार्गरेट दोनों को उनकी दादी के पास आश्रम में छोड़ दिया था। शायद इसीलिए एन अपनी दादी के इतनी करीब थी। और उनकी मौत के बारे में एन लिखती हैं, No one knows how often I think of her and still love her. This birthday celebration in 1942 was intended to make up for others, and grandma's candle was lit along with the rest. एन एक चुलबुली, आज़ाद दिल और बड़े सपने देखने वाली लड़की थी। उनका सपना था कि वो बड़ी होकर एक लेखिका और पत्रकार बने। उन्हें दुनिया घूमने का बड़ा शौक था। उन्हें सिनेमा देखना भी बहुत पसंद था और वो सिनेमा में काम भी करना चाहती थी। वो एक दिन एक सितारा बनकर पूरी दुनिया में चमकना चाहती थी। वो सितारा बनी, लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री की नहीं बल्कि आसमान की। एन को उनकी डायरी अपने 13वें जन्मदिन पर अपने पिता द्वारा एक गिफ्ट के तौर पर मिली थी। एन ने डायरी लिखना इसीलिए शुरू किया क्योंकि उनके पास एक सच्चा मित्र नहीं था जिससे वो अपने दिल की सारी बातें बता सके और घंटों बात कर सके। इसीलिए एन ने डायरी लिखना शुरू किया ताकि वो किसी को तो अपने दिल की बात बता सके, क्योंकि वो हर किसी से अपने दिल की बात नहीं बता पाती थी। एन लिखती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। एन की पर्सनैलिटी काफ़ी प्रभावशाली थी। वो हर किसी को अपना मित्र बना लेती थी। उन्हें मैथ पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार स्कूल में मैथ के पीरियड के दौरान एन बात करते हुए भी पकड़ी जाती थी और उन्हें पनिशमेंट के तौर पर एक्स्ट्रा होमवर्क या ऐसे लिखने को मिलता था। एक बार एन के लगातार बात करने पर मैथ टीचर मिस्टर फ्रॉस्ट ने उन्हें एक काफ़ी अजीब विषय पर कविता लिखने को कहा, क्वैक क्वैक क्वैक। लेकिन एने ने उस पर भी कविता लिखकर पूरे क्लास और साथ साथ टीचर मिस्टर फ्रॉस्ट को भी हैरान कर दिया। जब नाजियों का आक्रमण नीदरलैंड पर हो गया तब एन के पूरे परिवार ने स्विट्जरलैंड भागने का प्लान बनाया, लेकिन हिटलर ने यहूदियों के देश से बाहर निकलने पर सख्त मनाही कर दी। अब उनके पास अपनी जान बचाने के लिए छुपने के सिवाय और कोई उपाय नहीं था। ऑटो फ्रैंक ने अपने ही ऑफिस के बिल्डिंग के ऊपर के अपार्टमेंट को अपने छुपने के जगह के रूप में चुना था, जिसे एने अपनी डायरी में द सीक्रेट एनेक्स कहती है, और 1960 में उसे एक म्यूजियम बना दिया गया। इसमें उनके साथ उनके ऑफिस के 6 और लोग भी जुड़े थे जो कि उनकी मदद करते थे, और उनमें से कोई भी यहूदी नहीं था। वो सब ऑटो फ्रैंक से बहुत प्रभावित थे
ऑटो फ्रैंक एक लिबरल ज्यूज थे और वो रूढ़िवादी ज्यूज परंपराओं को नहीं मानते थे। जुलाई 8, 1942 को मार्गरेट फ्रैंक को नाजी जर्मनी का कॉल अप लेटर मिला, क्योंकि वो 16 वर्ष की हो गई थी और नाजी रूल के अनुसार 16 वर्ष के ऊपर की सभी लड़कियों को नाजी कैंप में आना होता था। मार्गरेट के पेरेंट्स इस लेटर से बहुत डर गए और उन्होंने 9 जुलाई को ही छुपने के जगह पर जाने का तय कर लिया। एन की माँ ने अपनी दोनों बेटियों को अपना सारा ज़रूरी सामान बांधने को कहा। एन के मन में काफ़ी सवाल थे, लेकिन वो इतनी डरी हुई थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इन सवालों का जवाब किससे मांगे। एन अपनी डायरी में लिखती हैं, मैं और मार्गरेट दोनों ने एक्स्ट्रा कपड़े पहने थे ताकि उनके पास वहाँ पहनने के लिए पर्याप्त कपड़े हो। 9 जुलाई को एन के पूरे परिवार घर की सारी खिड़कियों को काले पर्दों से ढक दिया गया था ताकि किसी को भी कोई शक ना हो सके। एन अपनी डायरी में लिखती हैं कि किस तरह वो महीनों तक सूरज की रोशनी देखने के लिए तरस जाती थी। उनके सारे कपड़े छोटे होते जा रहे थे, लेकिन वो नए कपड़े नहीं खरीद सकती थी। एक वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करने वाली एन आज अपनी बेसिक नेसेसिटीज को भी पूरा नहीं कर पा रही थी। एन के परिवार के साथ साथ हरमन वैन पेल्स भी अपनी वाइफ अगस्टस और बेटे पीटर के साथ वहां छिपे हुए थे। पीटर एन फ्रैंक का बहुत अच्छा दोस्त बन चुका था और दोनों बच्चे घंटों बात किया करते थे। पीटर के बारे में एन अपनी डायरी में लिखती हैं कि काश पीटर एक लड़की होती तो एन उनसे खूब सारी बातें करती। नवंबर 1942 को एक और सदस्य वहां छिपने को आ जाता है, जिनका नाम होता है फिट्स फेफर, जिन्हें अपनी डायरी में एन लिखती हैं एल्बर्ट डर्सल, और वो पेशे से एक डेंटिस्ट थे और फ्रैंक फैमिली के एक खास मित्र भी। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और सभी लोग वहाँ काफ़ी एडजस्ट हो चुके थे। ऑटो फ्रैंक के तो वो 6 दोस्त जिन्होंने उन्हें छुपने में मदद की थी, वो उनकी काफ़ी मदद किया करते थे। वो हर ज़रूरत का सामान उन्हें दे जाते थे। कभी कभी तो वो छुपकर रेडियो भी सुनते थे, इस उम्मीद से कि उन्हें सुनने को मिल जाए कि नीदरलैंड में नाजियों का कब्जा हट चुका है और वो अब आज़ाद हैं। एक बार एने के 15वें जन्मदिन पर उनकी आंट, जो वो 6 लोगों में शामिल थी, एन को गिफ्ट में एक रेड हाई हील्स देती हैं। एन उसे पाकर बहुत खुश थी और उस दिन सबने केक भी खाया था। एन अपने डायरी में लिखती हैं कि भले ही वो केक उतना अच्छा नहीं था, पर तब भी एन उस दिन अपना गिफ्ट पाकर बहुत खुश थी। लेकिन 4 अगस्त 1944 को नाजी पुलिस को उस हाइडिंग स्पॉट के बारे में पता चल जाता है, जो कि उस कारखाने में काम कर रहे एक कर्मचारी द्वारा सूचित किया जाता है, और पूरे के पूरे परिवार को अरेस्ट कर लिया जाता है। एन की डायरी की लास्ट एंट्री 1 अगस्त 1944 की थी और उसी दिन ख़त्म हो गया द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल की कहानी। एन के पूरे परिवार को ऑस्ट्रिच के कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है। पूरी फ्रैंक फैमिली इतनी अनलकी थी कि सितंबर 1944 ऑस्ट्रिच जाने वाली वो आखिरी ट्रेन थी। इसके बाद वहाँ एन फ्रैंक को उनके पिता से अलग कर दिया जाता है। लेडीज़ और जेंट्स को अलग अलग सेक्शन में कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया जाता है। सारी लेडीज़ की सारी एसेसरीज को निकलवा लिया जाता है, उनके सारे कपड़े निकलवा लिए जाते हैं और उन्हें कैदियों की तरह ड्रेसअप करवा दिया जाता है। उनके सारे बाल भी काट दिए जाते हैं। वहाँ रह रहे कैदी जो वहाँ से जिंदा बच जाते हैं, उन्होंने वहाँ की ऐसी दास्तान बताई हैं कि पूरी मानव जाति के आंखों में आंसू आ गए। कंसंट्रेशन कैंप में उन्हें कुछ भी खाने को नहीं दिया जाता था और वहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब थी। सितंबर 1944 में एन और उनकी बहन मार्गरेट दोनों को बर्गन बेल्सन के कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया जाता है, जो नॉर्दर्न जर्मनी में था। वहाँ एन की मुलाकात उनकी बचपन की दोस्त हेनरी ग्लॉसलर से होती है। हेनरी ग्लॉसलर उस कैंप में जिंदा बच जाती हैं और वो बताती हैं कि एन को जब उन्होंने पहली बार देखा था तो उन्हें पहचान ही नहीं पाई।
एन बिल्कुल सूख चुकी थी। एक समय जो एक लड़की दिन भर हंसती थी, अब उसके चेहरे पर सन्नाटा छा गया था। उसकी पीठ और पेट के बीच के की सारा मांस जैसे सूख चुका था। उनके एक्सपीरियंस पर माई बेस्ट फ्रेंड एने फ्रैंक नाम की एक मूवी भी बनी, जो नेटफ्लिक्स पर 2020 में रिलीज हुई। नॉर्दर्न जर्मनी में बहुत ठंड पड़ती थी, लेकिन वहाँ रह रहे लोगों को कपड़ा भी नहीं दिया जाता था कि वो ढंग से अपना शरीर ढक सके। वहाँ रह रहे लोग जंगली चूहे खाने तक के लिए मजबूर थे। 1945 में एन की सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक टाइफस फीवर से 18 साल की आयु में इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं और अप्रैल 1945 में एन में फ्रैंक की भी मौत हो जाती है। एन और मार्गरेट दोनों की लाशों को वहाँ के गड्ढों में कचरों की तरह फेंक दिया जाता है। 15 अप्रैल को जब ब्रिटिश आर्मी उस कैंप को लिबरेट करती है तो वहाँ लाशें ही लाशें मिलती है। ऑटो फ्रैंक अकेले ही वो सदस्य थे जो जिंदा बचे थे। जब वो वापस उस जगह आए जहाँ पर वह छुपे थे तो एने फ्रैंक की वही आंट जिन्होंने एने को रेड हाई हील्स गिफ्ट में दी थी उन्हें एन की डायरी लौटाती हैं। वो बताती हैं कि जब नाजी पुलिस उन्हें अरेस्ट कर कंसंट्रेशन कैंप ले गई थी तो उनके पीछे जाने के बाद वो आई ताकि वो फ्रैंक फैमिली की सारी ज़रूरत की चीज़ें रख सके, ताकि जब वो वापस आए तो उन्हें वो दे सके। तब ही आंट को एन की डायरी मिलती है तो वो उस डायरी को भी रख लेती हैं। अपने इंटरव्यू में वो बताती हैं कि अगर उन्होंने एन की डायरी पहले पढ़ी होती तो वो उसे पक्का जला देती, क्योंकि उसमें उनका नाम था। उस समय के रूल के अकॉर्डिंग किसी भी नाजी को छुपने में मदद करने पर मौत की सजा दी जाती थी। एन की डायरी पढ़कर ऑटो फ्रैंक इतने प्रभावित होते हैं कि वो उसे एक किताब में छपवाने के लिए तय कर लेते हैं, जिसका नाम था रेयर एनेक्स। और 1954 में अमेरिका में उसे द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से पब्लिश किया जाता है, जिसको 70 से भी ज़्यादा भाषाओं में आज ट्रांसलेट किया गया है। और वो इस तरह ऑटो फ्रैंक अपनी बेटी का एक लेखिका बनने का सपना पूरा करते हैं। द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल आवाज़ है उन लाखों आवाज़ों की जिन्हें नाजियों ने दबा दिया। जब जब ये डायरी पढ़ी जाएगी उन लाखों चीखें हमारे कानों में सुनाई देंगी और वो बेबस चेहरे हमारे सामने आएंगे जो हिटलर के अत्याचार को सहने के लिए लाचार थे। वो करोड़ों लोगों की ज़िंदगी जो कंसंट्रेशन कैंप में दब गई, जिसे कभी वापस नहीं आ सकती। धन्यवाद।